श्यामपुर नाम के गांव में राजू और सोना नाम के भाई बहन रहा करते थे। उनके माता पिता वो छोटे थे तभी चल बसे। तब से राजू और सोना अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। राजू सोना का अच्छी तरह से ख्याल रखा करता था, मगर उनके माता पिता बहुत गरीब होने के कारण उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। इसीलिए राजू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहा करता था। राजू हर रोज कुछ न कुछ काम करके उन दोनों का पेट भरा करता था। एक दिन राजू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक, अरे ये कैसी गाड़ी साफ की है तुमने? ऐसी करते हैं क्या गाड़ी साफ? मालिक, मैं फिर से कर देता हूँ। मुझे जल्दी जाना है, अब मत करो। ये लो 2 रुपए। मालिक, सिर्फ 2 ही रुपए? थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। जैसे गाड़ी साफ की है ना, पैसे भी वैसे ही मिलेंगे, समझे? चलो अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। राजू वो रुपए देख मन में, मैं अब इन रुपयों से खाना कैसे खरीदूंगा? मुझे और कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो सोना और मैं हर दिन भूखे रह जाएंगे। ऐसा सोचकर राजू दूसरा काम ढूंढने चला जाता है। उसे जाते समय एक होटल दिखाई देता है। वो उस होटल के पास जाकर, मालिक, मुझे कुछ काम हो तो दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे यहाँ तो अभी के लिए कुछ काम नहीं है। हाँ, कुछ बर्तन है साफ करने के, तुम चाहो तो वो कर सकते हो। मैं तुम्हें उसके 20 रुपए दूंगा। ठीक है मालिक, मैं अभी कर देता हूँ। ऐसा कहकर राजू बर्तन साफ करने बैठ जाता है। उसके साथ सोना भी थी। दोनों भाई बहन मिलकर जल्दी जल्दी सब बर्तन साफ कर देते हैं। अब उस होटल के मालिक ने राजू को 20 रुपए दिए और राजू से कहा, बच्चों, आज होटल में बहुत सारा खाना बचा है, अगर तुम चाहो तो वो खाना खा सकते हो। ये सुन राजू और सोना बहुत खुश हो जाते हैं। राजू होटल मालिक से, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम इतने दिनों बाद भरपेट खाना खाएंगे। जाओ बच्चों, वहां से खाना ले लो और पेट भर के खाओ। जी मालिक। ऐसा कहकर राजू और सोना खाना खाने चले जाते हैं। खाने के अच्छे पकवान देखकर राजू और सोना पेट भर के खाना खाते हैं। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। अब राजू और सोना कभी होटल में तो कभी रास्ते में जो भी काम मिले वो काम किया कर लेते थे। एक दिन राजू को एक आदमी ने बुलाकर उसका बोझा उठाने के लिए कहा। तभी राजू उस आदमी के साथ चला गया। ये सारी बैग उठाकर वहां स्टेशन पर लेकर जाना है, क्या तुम उठा पाओगे? हाँ साहब, मैं उठा लूंगा। राजू सारी बैग्स उठाकर स्टेशन की ओर चला जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे स्टेशन की ओर आता है। तभी दोपहर हो जाती है। राजू बैग्स रखे उस आदमी से, साहब, ये आपका सामान मैंने यहाँ रख दिया है। ये लो तुम्हारे पैसे। जी धन्यवाद साहब। राजू पैसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी उसे स्टेशन पर एक कपल दिखाई देता है। उनके पास एक बच्ची थी। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। उस औरत ने उस बच्ची का हट पूरा करने के लिए उसे खाने की चीजें दिला दी और जो चीजें हाथ में थी उसे फेंक दिया। उसे देख राजू, जिसको भूख लगी है उसे भगवान नहीं देता, और जिसके पास बहुत सारा है उसे उसकी कदर नहीं होती। ऐसा मन में सोच राजू वहां से चला जाता है। तभी उसे उसकी बहन सोना की याद आती है और वो अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए चीजें खरीदता है और जाने के लिए निकलता है। सामने से एक बड़ी गाड़ी बहुत जोर से आती है और फुटपाथ पे खड़े राजू से टकराती है। राजू जोर से टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल में होता है। वो देखता है कि उसके पास कोई सूरज नाम का आदमी खड़ा था। राजू उस आदमी से, मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे ऊपर एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैं यहाँ अस्पताल में कैसे आया? वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई है। मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और मेरी बहन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब तुम घर जा सकते हो। मेरे पैर को क्या हुआ है? एक्सीडेंट में तुम्हारा पैर चला गया है, अब तुम बैसाखी के सहारे ही चल सकते हो राजू। ये सुन राजू जोर जोर से रोने लगा। तभी सूरज राजू से, बेटे, तुम पहले रोना बंद करो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? हमारा कोई घर नहीं है साहब। फिर तुम कहाँ रहते हो? हम तो फुटपाथ पर ही रहते हैं साहब। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बहन के पास तुम्हें छोड़ देता हूँ। राजू उस आदमी के साथ चला जाता है। राजू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। वो सूरज से, साहब,
आप मुझे उस मंदिर में छोड़ दीजिए, मेरी बहन वहाँ होगी। ठीक है। ऐसा कहकर सूरज राजू को मंदिर के यहाँ छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सोना राजू को अपाहिज देख बहुत रोने लगती है और राजू से, भैया, हमेशा गरीबों के साथ ही अन्याय क्यों होता है? आज तुमने जो गुनाह किया नहीं, उसकी सजा तुम्हें मिली है। ऐसा कहकर सोना बहुत रोने लगती है। तभी राजू सोना से, सोना, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो हम वहाँ बैठकर कुछ खाना खाते हैं। सोना और राजू एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ खाना खा लेते हैं। अब राजू सोना से, सोना देखो, अब मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो हम इस मंदिर के बाहर भीख मांगा करेंगे, जिससे अभी के लिए हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। ठीक है भैया। अब राजू और सोना मंदिर में उस दिन से भीख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसे देता था तो कोई उन्हें खाने की चीजें दिया करता था। ये देख राजू और सोना खुश हुआ करते थे। अब ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर राजू और सोना पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सोना गुस्से में उस औरत से, मैडम, आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत, इससे रोटी खाने के काम की नहीं रहेगी। ए भिकारन, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे लगा तो मैं हाथ में दूंगी वरना फेंक दूंगी, समझी? मैडम जी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तू मुझे समझाएगी कि किसे घमंड है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतनी सी है मगर मुझे सिखा रही है। ऐसा कहकर वो औरत सोना को मारने लगी। तभी सोना, मुझे मत मारिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर औरत उसे बहुत मारने लगी। तभी राजू उनके बीच में आ जाता है और राजू उस औरत से, मैडम, उसे मत मारिए, उसने कुछ नहीं किया। उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम मुझे समझदार लग रहे हो। मैडम, आप उसे छोड़ दीजिए। तभी उस औरत ने सोना को छोड़ दिया। तभी राजू उस औरत से, मैडम, हम गरीब हैं, मगर आप हमें ऐसा कुछ भी मत कहिए। वो रोटी अपने जमीन पर फेंक दी इसलिए मेरी बहन ने आपसे कहा, वरना वो किसके मुंह नहीं लगती। इसे बोलने का तरीका ही नहीं है। मैडम, आपकी जो ये कार है ना, इस कार के मालिक ने मेरे शरीर पर गाड़ी चलाकर मुझे अपाहिज बना दिया और आज मैं काम करने के काबिल नहीं रहा, और आप हमसे ही कह रही हैं। औरत उसकी बातें सुन चुप हो जाती है और उसे उसकी गलती का एहसास होता है और वो औरत राजू से, राजू, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनके हाथों एक गरीब बच्चे की टांगे चली गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम मुझे आज मिल रहे हो। मैं अपने पति के पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ हमेशा के लिए रहो। मैडम, आप इस बात को जानती हैं और आपको हमारी दया आई, यही बहुत है मेरे लिए। ऐसा कहकर राजू और सोना वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। तभी औरत उन दोनों से, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, कृपया मुझे माफ कर दो और मेरे साथ मेरे घर चलो। आप माफी मत मांगिए मैडम, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ऐसा कहकर राजू और सोना एक दूसरे की ओर देखते हैं और उस औरत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। औरत उन्हें लेकर अपने घर चली आती है। अब दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती थी। ये देख राजू और सोना बहुत खुश थे। गरीब की भूख बहुत अलग होती है, वैसे ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पास पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को अगर भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब होने के कारण किसी को भी जानबूझकर तकलीफ नहीं देनी चाहिए। गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। शतरगंज नाम के गांव में हरिया नाम का आदमी रहा करता था। वो खिलौने बनाया करता था, मगर उसके खिलौने लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। हरिया हर रोज नए नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौने बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से एक ही खिलौना हरिया बेच पाता था।
एक दिन हरिया का पड़ोसी गणेश उसके पास आकर, अरे हरिया, आज तो तुम्हारे खिलौने जैसे के वैसे ही है। हाँ गणेश भाई, मेरे खिलौने तो जैसे बिक ही नहीं रहे। अरे हरिया भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। गणेश भाई, तुमने पूछा, यही बहुत है मेरे लिए। चलो घर चलते हैं हरिया, अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी। गणेश भाई, सुबह से एक भी खिलौना नहीं बेचा मैंने, 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। हाँ। ऐसा कहकर गणेश वहां से चला जाता है। अब हरिया अपने खिलौने बेचने लगता है। तभी एक औरत अपनी लड़की के साथ हरिया के पास आकर, भैया ये गुड़िया कितने की दी? ये गुड़िया 20 रुपए की है बहन। कुछ कम करो ना भैया, घर जाने का समय हो गया है और बच्ची ने जिद की है इसलिए खिलौने ले रही हूँ, वरना खिलौने तो इतने अच्छे नहीं है। उस औरत की बात सुन हरिया दुखी हो जाता है और उस औरत से, एक काम कीजिए, आप एक खिलौना 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपए में देना है तो दो, मैं इससे 1 और रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ये लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपए देकर वो खिलौना खरीदा और वहां से चली गई। हरिया को दिन भर की कमाई में से 10 रुपए ही मिले थे, इसीलिए हरिया थोड़ा नाराज था। मगर शाम हो जाने के कारण हरिया घर जाने के लिए निकलता है। तभी हरिया खुद से, आज तो मुझे घर जाने के लिए बहुत देर हो गई, जल्दी निकलना पड़ेगा। ऐसा कहकर हरिया अपनी टोकरी उठाकर जल्दी जल्दी घर जाने के लिए निकलता है। तभी उसे समझ में आता है कि रात होने के कारण उसे अब जंगल के रास्ते में से गुजरना पड़ेगा। वो जंगल के रास्ते से जाने लगता है। हरिया अपनी टोकरी लेकर वहां चल रहा था और खुद से बात भी कर रहा था। नसीब भी कितना खराब है, आज दिन भर की कमाई हुई तो कितनी, 10 रुपए, उसमें तो मेरा खाना तक नहीं होगा। क्या नसीब है मेरा भगवान। ऐसा कहकर हरिया घर जाने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे घना जंगल लगा। जंगल के रास्ते से वो कभी कभार जाया करता था, इसीलिए उसे डर नहीं लगता था। हरिया एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, हरिया हरिया। हरिया रास्ते से फिर से चलने लगा। उसे वही आवाज आने लगी, हरिया हरिया। कौन है? किसने मुझे आवाज लगाई? हरिया हरिया। तभी हरिया को पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। ये देख हरिया। आप कौन हैं? और इतनी रात को यहाँ घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रजनी जी, इतनी रात को आपको इस घने जंगल में ठहरना ठीक नहीं है। आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती है। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी। ऐसा कहकर रजनी हरिया के साथ उसके पीछे उसके घर जाने लगी। हरिया को पता ही नहीं था कि जिसे वो घर लेकर जा रहा है वो एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद हरिया रजनी को लेकर उसके घर चला गया। घर जाते ही हरिया रजनी से, रजनी जी, ये मेरा छोटा सा घर है, आप मेरे घर में जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। जी ठीक है, मैं कहीं भी सो लूंगी। रजनी जी, आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको खाना तक नहीं दे सकता। क्यों, घर में कुछ भी नहीं है? नहीं रजनी जी, 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका और आज सिर्फ तो एक ही खिलौना बिका है, उससे ये 10 रुपए के चने लेकर आया हूँ। इसमें से आप थोड़े खा लीजिए, थोड़े मैं खा लेता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर रजनी और हरिया चने खाकर सो जाते हैं। रजनी रात हो जाने के कारण थोड़ी देर सोकर आधी रात को उठती है। रात में उठने के कारण वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वो घर में जाकर देखती है तो घर में कुछ भी खाने की चीजें नहीं होती। तभी वो 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत खूबसूरत खिलौने बनाती है। खिलौने बन जाने के बाद वो घर में आकर सो जाती है। सुबह रजनी हरिया से पहले ही उठकर घर के सारे काम करने लगती है। तभी थोड़ी देर में हरिया उठता है। वो बाहर बने मिट्टी के खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है और, किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए होंगे? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने कभी नहीं बनाए। तभी रजनी वहां बाहर आंगन में आ जाती है और हरिया से कहती है, हरिया जी, खिलौने अच्छे लगे? मैंने बनाए हैं। बहुत सुंदर खिलौने हैं रजनी जी, इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा? हाँ हरिया जी, मैं मेरे घर में खिलौने बनाया करती थी। अच्छा, चलो मैं इन्हें बाजार जाकर बेच आता हूँ,
तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यही रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर हरिया खिलौने टोकरी में भर के बाजार बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसके टोकरी में इतने खूबसूरत खिलौने देखकर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास खरीदने के लिए भीड़ लगा देते हैं। सारे लोग हरिया से खिलौने खरीद लेते हैं। आज हरिया की अच्छी कमाई होने के कारण वो कुछ राशन सामान खरीद लेता है और घर जाने के लिए निकलता है। आज हरिया बहुत खुश था, उसके सारे खिलौने बिक गए थे। घर आते ही रजनी जी, मैंने कुछ राशन लाया है, ये ले लो। थोड़ा था घर में राशन, तो मैंने उससे खाना बना लिया। मगर घर में तो कुछ भी राशन नहीं था। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहकर रजनी हरिया को डिब्बे में भरा राशन दिखाती है। वो देख हरिया आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी रजनी हरिया से, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। ऐसा कहकर हरिया जल्दी जल्दी हाथ पांव धोकर खाना खाने बैठ जाता है। अब हरिया और रजनी अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। हरिया को खुश देख रजनी भी खुश हो जाती है। हरिया रजनी से, रजनी जी, आज कितने दिनों बाद मैं घर का खाना खा रहा हूँ। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी भी नहीं खाया है। ये सब सुन रजनी बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हर रोज रजनी अपने जादू से नए नए आकार के खिलौने बनाया करती थी और उसे देख ग्राहक हरिया के खिलौने लेने के लिए भीड़ किया करते थे। एक दिन एक छोटी बच्ची अपने पिता से, पिताजी, मुझे खिलौना लेकर दीजिए ना। नहीं मेरी बच्ची, वो खिलौना टूट जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं है। पिताजी, मुझे यही खिलौना चाहिए, अभी के अभी। ठीक है गुड़िया, ले लो। वो आदमी उसके लड़की को खिलौना खरीद कर देता है। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। आज भी हरिया के सारे खिलौने बिक गए थे। ये देख हरिया का पड़ोसी गणेश बहुत ही दुविधा में पड़ जाता है। गणेश मन ही मन में, इस हरिया के खिलौने का व्यापार इतना अच्छे से कैसे चलने लगा? जिसके खिलौने कोई खरीदता नहीं था, आजकल लोग उसके खिलौने मांग मांग कर खरीद रहे हैं। ऐसा अचानक कैसे हो गया? गणेश हरिया के पास चला जाता है और हरिया से, अरे हरिया भाई, कल तक तो धंधा अच्छा नहीं चल रहा था और अचानक से कैसे धंधा अच्छा चलने लगा? क्या बात है? सब भगवान की कृपा है गणेश भैया। चलो, खिलौने बिक गए, मैं अब घर जाता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है और गणेश मन में, ये हरिया मुझसे कुछ छुपा रहा है। इस बात का तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। गणेश रात होने पर हरिया के घर के बाहर जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो रात भर हरिया के घर के बाहर पहरा देता है। आधी रात हो जाती है, तभी हरिया के घर के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। घर में रजनी उठकर कुछ जादू से बना रही थी। गणेश ने खिड़की से झांककर देखा तो उसे घर में एक चुड़ैल दिखाई दी। उसे देख गणेश बहुत डर जाता है। उसने देखा कि चुड़ैल अपने जादू से खिलौने बना रही है। ये सब देख गणेश डर के मारे भाग जाता है। अब घर आकर वो डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाता। अगले दिन हरिया अपने खिलौने लेकर बाजार बेचने चला जाता है। अब गणेश गांव के कुछ लोगों के पास जाकर उन्हें ये बात बता देता है। ये बात गांव के सरपंच जी को पता चलती है। सरपंच जी गणेश को उसके पास बुलाकर, नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते गणेश। हम गांव वालों ने ऐसा सुना है कि हरिया के घर में चुड़ैल रहती है। हाँ सरपंच जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वही खिलौने बनाती है और हरिया बाजार जाकर बेचता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ सरपंच जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल रहती है। उसका हमें बंदोबस्त जरूर करना चाहिए। हम गांव के सिद्ध बाबा के पास जाएंगे, उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या है। ऐसा कहकर सरपंच जी और गांव के कुछ लोग बाबा के पास चले जाते हैं। तभी बाबा ध्यान में मग्न होते हैं। थोड़ी देर में बाबा अपनी साधना से उठे और सरपंच जी से, आज कैसे आना हुआ सरपंच जी? बहुत दिनों बाद आए हो। काम ही कुछ ऐसा है बाबा, हमारे गांव में हरिया नाम के आदमी के घर में चुड़ैल रहती है। उसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा आपको। बाबा अब ध्यान लगाकर देखते हैं। तभी उन्हें सारी बात पता चल जाती है। बाबा सरपंच जी से, मुझे उसके घर जाकर देखना है कि ये बात सच है या झूठ। चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर बाबा सभी गांव वालों के साथ हरिया के घर चले जाते हैं। घर जाकर सभी गांव वाले हरिया से, अरे हरिया, जरा बाहर तो आना। तभी थोड़ी देर में हरिया और रजनी बाहर आकर देखते हैं
तो सरपंच जी के साथ गांव वाले घर के बाहर खड़े थे। ये देख हरिया। क्या हुआ सरपंच जी, आज आप सब मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हारे घर में जो औरत रहती है वो एक चुड़ैल है, उसे कहो सामने आओ और अपने असली रूप में आओ। ये सुन हरिया का अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ये चुड़ैल नहीं, ये तो रजनी जी है। बाबा ये झूठ बोल रहा है, इसी के घर में है चुड़ैल। अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो जल्द से जल्द अपने रूप में आ जाओ। ऐसा कहकर बाबा ने कमंडलू से थोड़ा पानी निकालकर रजनी के बदन पर छिड़क दिया। वैसे ही रजनी का बदन जलने लगा। ये देख रजनी। रुकिए बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, आप ये जल डालना पहले बंद कीजिए, मैं आपको सब बताऊंगी। ऐसा कहकर रजनी अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बाबा, मैं इस जंगल से एक दिन अकेले जा रही थी, तभी एक चुड़ैल ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया और तब से वो चुड़ैल मेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। मैं जब तक किसी से शादी ना कर लूं, तब तक मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी बाबा चुड़ैल से, तुम उस बच्ची को छोड़ दो, मैं उसकी शादी करवाऊंगा, तुम्हें उसका शरीर छोड़ देना चाहिए अब। बाबा ऐसा कह रहे थे तभी हरिया रजनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी गांव वाले हरिया की शादी रजनी से करवा देते हैं। जैसे ही रजनी की शादी हरिया से हो जाती है, रजनी उस चुड़ैल से मुक्त हो जाती है और सामान्य औरत बन जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सबका अच्छा ही करना चाहिए। भगवान भी हमारा अच्छा ही करेंगे।